बनने में अहम रोल निभाने वाली महिलाओं को नीतीश सरकार से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 10 लाख महिलाओं को शुक्रवार को एक बार फिर से 10-10 हजार रुपए बैंक खाते में भेजे जाएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थी महिलाओं की संख्या जो है वो 1.5 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। महिलाओं पर सरकार मेहरबान है और चर्चा यही हो रही है कि चुनाव से पहले भी महिला, चुनाव के बाद भी महिला। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बार फिर बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये आने वाले हैं। अब तक 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ही 10-10 हजार रुपये मिल चुके थे। 10 लाख महिलाओं को मदद मिलने पर लाभुकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 56 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। जिन्हें 10,000 आ गया है, वैसी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार भी शुरू कर चुकी हैं। तो कई महिलाओं ने 10,000 की राशि के लिए फॉर्म भी भरा है। सिंगार स्टोर हम खोले हुए हैं, उसमें लगाए हैं पूंजी। लगा दिए। हाँ। तो आगे क्या योजना है? आगे अगर उससे मैंने कि 2 लाख रुपए का भी सहायता मिलेगा तो उससे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार के बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। तो 10,000 दिले बनते से मतलब कि छोट मोट अपनी के अथी कैले बन सब सिलाई मशीन या बकरी बिजनेस कैले बनी सब एक खातिर बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। योजना का मकसद जीविका से जुड़ी महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। 6 महीने बाद लाभुक महिलाओं के रोजगार की समीक्षा की जाएगी और रोजगार अच्छा चलने पर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे नीतीश सरकार की इस बड़ी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत भी समय समय पर गर्माती रही है, क्योंकि नई सरकार की भाग्य विधाता बनी महिलाओं पर यही बात कही जा रही है। चुनाव से पहले भी महिला और चुनाव के बाद भी महिला। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आइए अब बात करते हैं 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात की। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 46 लाख जीविका दीदियों को लाभ मिल चुका है इस योजना का और शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए, यानी कि कल के ही दिन। और अब 1 करोड़ 56 लाख हो जाएगी लाभुक महिलाओं की संख्या। अब देखिए, स्वरोजगार के लिए दरअसल सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद महिलाओं को दी जा रही है। रोजगार की रफ्तार दिखने पर 2 लाख की राशि और मिलेगी महिलाओं को, यानी कि अगर वो जो भी काम कर रही हैं वो अच्छा करेंगी तो उसको उन महिलाओं को 2 लाख की राशि बढ़ाकर दी जाएगी। अब ये जानिए कि कब कब 10-10 हजार की किस्त मिली है महिलाओं को। तो सबसे पहले हम लोग पहली किस्त की बात करें तो 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए पहली किस्त के तौर पर दिया गया। इसके बाद दूसरी किस्त की बात करें तो 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे गए। फिर तीसरी किस्त में 6 अक्टूबर को 46 लाख महिलाओं को पैसे भेजे गए अकाउंट में। और अब बारी है चौथे किस्त की और ये 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर 2025 को 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है एक बार फिर से आपको बताते हैं। हालांकि हमने कई बार आपको बताया है इस योजना के बारे में। दरअसल सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत इसीलिए की गई है ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 की राशि दी जा रही है और वो अपने पसंद का रोजगार शुरू कर पाए, आर्थिक तौर पर वो सशक्त हो पाए, इसीलिए उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। और देखिए, रोजगार शुरू करने के लिए पहले 10,000 की पहली किस्त उनको दी जा रही है और 6 महीने के आकलन के बाद उनको 2 लाख की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी, वो जिस तरीके से काम कर रही होंगी। अब देखिए, दरअसल ये जो
योजना है वो क्यों चर्चा में है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में? वो इसीलिए क्योंकि नीतीश सरकार की सत्ता में दमदार वापसी हुई है और इसका श्रेय इसी योजना को जा रहा है। नई सरकार की भाग्य विधाता महिला मतदाता ही बनी है और करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ मिला है। 10-10 हजार रुपए की मदद मिलने से महिलाओं में विश्वास नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया है और सरकार के प्रति महिलाओं का भरोसा भी बढ़ा है। अब देखिए, सरकार इस योजना का जो दायरा है वो और बढ़ा रही है। 10 लाख और नई महिलाओं को 10-10 हजार की मदद दी जाएगी। कल के दिन ही उनको राशि भेजा जाएगा। अब देखिए, 10 हजार की शुरुआती रकम है, महिलाओं को ये वापस भी नहीं करने होंगे। पहले इसको लेकर भ्रम भी फैलाया गया था कि ये पैसे आपसे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद इसको क्लियर किया गया। नीतीश कुमार खुद से ही ये बात साफ कर चुके हैं कि ये जो रकम दिए जा रहे हैं महिलाओं को वो वापस नहीं लिए जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे माफियाओं की। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। डीजीपी विनय कुमार ने यह बताया है कि सैकड़ों माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है और अब कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध, माफिया और महिलाओं से छेड़खानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश मांगा है। अदालत का आदेश मिलते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। डीजीपी ने बताया कि ऐसे 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलता है, इनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ये बिहार में माफिया नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रिव्यू मीटिंग में डीजीपी ने साफ कहा कि बिहार पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं छोड़ेगी। माफियाओं का राज खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है कि बिहार से माफिया का सफाया किया जाएगा। चाहे बालू, शराब या फिर जमीन माफिया हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। आइए अब ये समझिए कि बिहार में अपराधियों की शामत क्यों आई है। तो देखिए, नई सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अपराधी हो, माफिया हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं और 1200 से भी ज्यादा आरोपियों की कुंडली खंगाल चुकी है सरकार। ऐसे में भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है और 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात कोर्ट को भेजे जा चुके हैं और संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश भी मांगा है। अदालत का आदेश जैसे ही मिलेगी उसके बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में क्रिमिनल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक आखिर क्यों होने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो बिहार की नई सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है और 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी को सौंपा है।
तो सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश में निवेश और रोजगार का सृजन करना। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश का माहौल भी बेहतर होगा और उद्यमी जो है बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, प्रदेश में इंडस्ट्री लगेगी। ऐसे में भू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। अपराधियों और माफियाओं को सरकार जो है हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है, जिससे विकास की रफ्तार पर ब्रेक ना लगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं आरजेडी के विधायक की और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर की, जिनके क्षेत्र मधेपुरा में नाला निर्माण विवाद जो है वो तूल पकड़ने लगा है। मजदूर से हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुलकर पलटवार कर दिया है। विधायक ने इसे साजिश बताया है और विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह कहा कि कार्यकारी एजेंसी, ठेकेदार, प्रशासनिक और राजनीतिक विरोधियों ने मिलकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसी गीदड़ भभकी से मैं घबराने और डरने वाला नहीं हूं। आपको ये बता दें कि 24 नवंबर को निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर गुस्साए विधायक ने चंद्रशेखर ने दरअसल एक मजदूर पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद ही ये मामला काफी ज्यादा विवादित हो गया था और तब आनंद फानन में आपके विधायक चंद्रशेखर मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया है। ये एजेंसी, कार्यकारी एजेंसी, ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक विरोधियों के बीच ये जो खेल चल रहा है, तो ऐसे गिदड़ भभकी से संघर्ष में पैदा होने वाला शेखर घबराने वाला नहीं है। तो आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं। देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं और विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। कभी सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, रामायण की चौपाई के खिलाफ भी इन्होंने बयान दिया था। रामचरितमानस के बाद जाति सूचक बयान से भी चर्चा में आए थे। अब एक बार फिर से मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया है। निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान वो भड़क उठे और चंद्रशेखर थप्पड़ कांड का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ये बताते हैं आपको कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने धमकी क्यों दी, इसे समझिए। देखिए, मधेपुरा में नाला निर्माण विवाद जो है वो तूल पकड़ने लगा। मजदूर की पिटाई के बाद आरजेडी विधायक पर एफआईआर दर्ज हुआ और इसे चंद्रशेखर जो है वो खुद के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। एजेंसी, ठेकेदार, प्रशासन और सियासी विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं। खुद पर एफआईआर दर्ज होने को गीदड़ भभकी बता रहे हैं और ऐसा कह दिया है कि ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। विवादों में हमेशा घिरे रहने वाले आरजेडी विधायक अपने बयान से एक बार फिर से चर्चा में आ गए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पालतू कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। पहले तो बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई, फिर बाद में इलाज के दौरान उस मासूम ने दम तोड़ दिया। पालतू कुत्ते ने ली मासूम की जान। बुलडॉग ने बनाया बच्ची को शिकार। शिवानी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? मुजफ्फरपुर के मोहजमा गांव में एक पालतू बुलडॉग ने 3 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवानी आस पड़ोस के बच्चों के साथ पूजा करने जा रही थी, तभी अचानक पड़ोसी के घर से पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह नोच लिया। कुत्ता बुलडॉग प्रजाति का था। उसने सीधे शिवानी के सिर पर हमला किया। बउआ पूजा में जा रहा था तो वही मैंने बउआ सब के साथ में तो वह कुत्ता पकड़ के बउआ के झपट दिया, काट उठ लिया। इस हमले से मासूम बच्ची लहूलुहान हो गई। परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए पारू सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 3 साल की शिवानी ने दम तोड़ दिया। इस खबर के आने के बाद से एक बहस फिर से शुरू हो गई कि आखिर इन हमलों का जिम्मेदार कौन है। शिवानी की मौत का जिम्मेदार कौन है? कुत्ते का मालिक उसकी निगरानी क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एक के बाद एक देश भर से कुत्तों के हमले में जान के खतरे की खबर आ रही है, तो इन्हें पालने वाले लोग सजग क्यों नहीं हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। आइए अब ये समझिए कि कुत्ते कितने खतरनाक बन रहे हैं। देखिए, दरअसल WHO के मुताबिक विश्व में भारत में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले हैं और 2021 से लेकर 2024 तक कुत्तों के काटने के मामले करीब 80% तक बढ़ गए। डॉग बाइट के हर दिन करीब 10,000 मामले दर्ज किए जाते हैं।
साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए और 2030 में 30 लाख कुत्तों के काटने के मामले। दरअसल बताते चले आपको 2020 में 30 लाख कुत्तों के काटने के मामले जो हैं वो सामने आए हैं और 2022 में भी 22 लाख और 2021 में 17 लाख डॉग बाइट के केस आए थे। दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले हैं। अब देखिए कुत्ते काटते क्यों हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुत्ते जो हैं अक्सर डर, गुस्सा या फिर दर्द महसूस करने पर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों पर ही हमला करते हैं। कुत्तों के इलाके में कोई अनजान अगर प्रवेश करता है तब वो अटैक कर देते हैं। कुत्तों को देखकर भागने या फिर दौड़ने की कोशिश करने पर वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। और कुत्ता उग्र अगर आपको दिखे तो उसको खाने के लिए कुछ आप दें या फिर जमीन पर कोई चीज रख दें, इससे कुत्तों का ध्यान जो है वो भटक जाता है और ऐसे में वो अटैक करना छोड़ देते हैं। गुस्साए कुत्तों को कभी पत्थर या फिर दूसरी चीजों से मारने की कोशिश कभी ना करें, वरना वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर आप पर अटैक कर सकते हैं। बच्चों को खासतौर पर अकेले में कभी भी ना छोड़ें, खासतौर पर उन इलाकों में ना भेजें जहां कुत्ते रहते हैं या फिर कुत्ते आसपास घूम रहे हों। बच्चों के साथ हमेशा उन रास्तों से जाएं जो कि सेफ हो। सुनसान जगहों पर जाने से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी ना भेजें। सतर्क रहें, सावधान रहें। समस्तीपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो टीम ने दरअसल भ्रष्ट अधिकारियों के घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की है। रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना और समस्तीपुर के ठिकानों पर हुई छापेमारी में आय से 86% से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, समस्तीपुर के रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी हैं। नगर के विकास के लिए इन्हें खजाने की चाबी दी गई, पर रखवाली की जगह ये उसी खजाने से पैसे चुराने लगे। जो फंड जनता के विकास के लिए था उससे इसने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। पर 26 नवंबर की रात इसके पाप का घड़ा भरकर फूट गया। निगरानी की टीम ने उपेंद्र नाथ वर्मा के नंद चौक स्थित अतिथि होटल वाले आवास पर धावा बोल दिया। समस्तीपुर के बाद टीम ने उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना आवास पर भी छापेमारी की, जिसमें काली कमाई की गाढ़ी रकम का खुलासा हुआ। उपेंद्र नाथ वर्मा पर आय से 86.3% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। समस्तीपुर से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। पटना के आवास से 10 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। 27 लाख के आभूषण और जमीन के 11 डीड भी मिले। रोसड़ा आवास के पासबुक में 40 लाख रुपए की धनराशि भी मिली है। एफआईआर में हमको पता चला था कि उन्होंने 11 जमीनों की खरीद की है, लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो कागजातों में 3 और जमीनें पता चल गई जो हमारी एफआईआर तक हमारी गोपनीय जांच में नहीं पता थी। निगरानी विभाग के डीजी जीएस गंगवार ने बताया कि आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत के बाद निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसी शिकायत के आधार पर विभाग ने छापेमारी की। फिलहाल जब्त संपत्ति के मूल्यांकन के साथ ही आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में जाहिर सी बात है एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश सरकार की पॉलिसी रही है, ये जीरो टॉलरेंस रही है सरकार की पॉलिसी, और इसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे घूसखोर सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।